नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास। आज का यह वीडियो खास है उन सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए जो एनक्वास यानी नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड को समझना और लागू करना चाहते हैं। हम बात करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न और स्टैंडर्ड्स की पूरी जानकारी के बारे में और जानेंगे कि स्टाफ इंटरव्यू के समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम, स्टाफ नर्स या फिर फैसिलिटी इंचार्ज हो। यह वीडियो आपकी एनक्वास तैयारी में एक मजबूत कदम साबित होगा। याद रखिए, एनक्वास कोई औपचारिकता नहीं बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को पहचान और समाधान दिलाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एनक्वास की चेकलिस्ट और स्टाफ इंटरव्यू गाइड को आसान और हिंदी भाषा में। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मचारियों के लिए जो आशा है, एएनएम है, सीएचओ है या कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई जानकारी है, उन सभी की जानकारी से संबंधित मैं वीडियो इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर स्वास्थ्य विभाग में काम आने वाले सभी एप्स जिनकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो आशा का पीसीटीएस ऐप हो, एनसीडी ऐप हो, एफपीएलएमआईएस ऐप हो, यूविन ऐप हो, एनक्वास हो या कोई भी भर्ती के बारे में जानकारी हो, भर्तियों की तैयारी के संबंध में कोई वीडियो हो, सभी वीडियो मेरे इस चैनल पर डाले जाते हैं। यदि आप स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको यह चैनल आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इस वीडियो के अंदर जो एनक्वास की चेकलिस्ट होती है और इस चेकलिस्ट के अनुसार जो स्टाफ इंटरव्यू के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इससे पहले मैंने इसी वीडियो का भाग 1 इस चैनल पर मैंने डाल दिया है। एरिया ऑफ कंसर्न के सेशन 1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और प्रश्न नंबर 9 तक की पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से बताई है। आज के इस वीडियो के अंदर प्रश्न नंबर 10 से लेकर के आगे के प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो एनक्वास चेकलिस्ट इंग्लिश में है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी के अंदर आपके लिए प्रश्न उत्तर बनाए हैं। प्रश्न नंबर 10 है PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A1.1 E16.4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये आपके एरिया ऑफ कंसर्न जो होते हैं, तो आपके एरिया ऑफ कंसर्न कुल 8 है, ABCDEFGH तक के आपके एरिया ऑफ कंसर्न कुल 8 है। उस एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर तो स्टैंडर्ड A1 के अंदर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मैंने कोड यहाँ पर लगा रखे हैं, ये आपके चेकलिस्ट के अंदर ये कोड मिलेंगे, वहां पर आपको ये प्रश्न है तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है, इससे आपको क्या करना चाहिए। तो स्टाफ इंटरव्यू के दौरान आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे PIH वह स्थिति है जिसमें गर्भावस्था के दौरान महिला का रक्तचाप बढ़ जाता है और यह 140/90 या उससे अधिक हो जाता है। यह गर्भवती महिला के लिए गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि इससे न सिर्फ महिला की सेहत पर असर पड़ता है बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके लक्षण आपको बताने हैं। लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, पैरों में सूजन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो आप बताएंगे रक्तचाप मापेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले महिला का रक्तचाप मापेंगे, अगर 140/90 से ज्यादा हो तो उसे उच्च रक्तचाप की स्थिति में समझेंगे और 24 घंटे निगरानी रखेंगे। लगातार हर 4 घंटे रक्तचाप मापेंगे। प्री एक्लेम्पसिया की यहाँ पर पहचान करेंगे। अगर प्रोटीन पेशाब में पाया जाए तो इसे प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। साथ में झटके, यदि महिला को दौरे झटके आने लगे तो इसे एक्लेम्पसिया कहा जाएगा। और इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे रेफर करेंगे। यहाँ लिखा है रेफर करें, तो गंभीर स्थिति में तुरंत उच्च स्तरीय के अंदर FRU में उसे रेफर करेंगे। तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि PIH क्या है और इसे आपको क्या करना चाहिए, तो ये सभी बातें आपको उसके अंदर बतानी है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 का। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है एनीमिया क्या है, इसके प्रकार और इलाज क्या है। तो आगे मैंने आपको कोड दिया है A1.1 E16.4। इसका मतलब है ये एरिया ऑफ कंसर्न आपके A1 का है और स्टैंडर्ड इसका दे रखा है 0.1। तो वहां से आपका ये प्रश्न है, तो वो आप चेकलिस्ट के अंदर देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो वहां पर आपका ये प्रश्न है, वहां पर इंग्लिश के अंदर वो चेकलिस्ट है, तो उसका हिंदी अनुवाद करके मैंने आपको बताया है। तो वहां से आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एनीमिया क्या है, इसके प्रकार और इलाज क्या है, तो आपका जवाब होगा एनीमिया वह स्थिति है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, खासकर लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। इसकी वजह से शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। गर्भवती महिलाओं में यह बहुत आम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब आगे प्रमुख प्रकार। तो इसके प्रमुख
प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं कि आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं आयरन की कमी, सबसे आम कारण है जिसमें आयरन की कमी के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, यह विटामिन B9 की कमी से होता है जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है। और विटामिन B12 की कमी होती है, यह भी रक्त निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लक्षण क्या होंगे? तो इसमें पेशेंट को थकान महसूस होगी, उसके सांस फूलना, सिर दर्द, पीला चेहरा। फिर इसके इलाज के बारे में आपको बताना है। तो इलाज इसके अंदर क्या देंगे? आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम देते हैं। गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। हीमोग्लोबिन की निगरानी करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाए तो इलाज शुरू करते हैं। यदि हीमोग्लोबिन 5 से 6.9, 5.0 से 6.9 से कम हो तो उसे तुरंत भर्ती करेंगे, तुरंत उपचार करेंगे। तो आपके पास भर्ती करने का, यहाँ पर उपचार करने का आपके पास कोई साधन नहीं होता है तो आप उसे रेफर करेंगे। तो ये आप इधर चित्र के अंदर देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 12 नंबर प्रश्न कि एक्लेम्पसिया क्या है, इसका इलाज क्या है। एक्लेम्पसिया क्या है और इसका इलाज क्या है, ये भी आपके एरिया ऑफ कंसर्न A1 स्टैंडर्ड पॉइंट 1 से है। तो आपके चेकलिस्ट के एरिया ऑफ कंसर्न A1 से ये प्रश्न उठाया गया है। तो यहां से आप देखेंगे तो एक्लेम्पसिया क्या है, इसका इलाज क्या है। तो एक्लेम्पसिया गर्भावस्था के दौरान एक गंभीर स्थिति है। आपका जवाब ये होगा, एक्लेम्पसिया गर्भावस्था के दौरान एक गंभीर स्थिति है जो उच्च रक्तचाप, प्रोटीन पेशाब में और दौरे झटके की उपस्थिति के साथ होती है। यह महिला के लिए जीवन संकटपूर्ण हो सकता है और इसके इलाज में तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। इसके लक्षण आप क्या बताएंगे? लक्षण के अंदर देखेंगे उच्च रक्तचाप, इसके अंदर उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, पेशाब में प्रोटीन और मुंह से झटके या दौरे आना, इस प्रकार के लक्षण आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर इलाज आप क्या देंगे? तो आपको बताना है कि रक्तचाप की निगरानी करेंगे। सबसे पहले हम रक्तचाप को नियंत्रित करेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, इस स्थिति में महिला को मैग्नीशियम सल्फेट का पहला इंजेक्शन दिया जाता है। साफ सुथरी स्थिति, महिला को बाईं करवट में लिटाएंगे, मुंह में गोज रखें ताकि वह सांस ले सके। तो मुंह के अंदर गोज रखते हैं तो वह सांस आसानी से ले सकते हैं और दांत के बीच में उसकी जीभ आकर के जीभ कटने का भी यहाँ पर डर नहीं हो। तो यहाँ पर आप बताएंगे महिला को बाईं करवट की ओर लेटाएंगे और मुंह में गोज रखेंगे ताकि वह सांस आसानी से ले सके। तत्काल रेफर करेंगे, महिला को उच्च स्तरीय अस्पताल में भेजेंगे। तो ये आपको मैंने बताया एक्लेम्पसिया क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछे तो आपका जवाब ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, गर्भवती मधुमेह GDM की जांच और इलाज क्या है। तो गर्भवती मधुमेह की जांच और इलाज क्या है? तो यहाँ पर आप देखें गर्भवती मधुमेह वह स्थिति है जिसमें गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान शुगर की समस्या हो जाती है। यह किसी भी गर्भवती महिला को हो सकता है, लेकिन इसका इलाज सही समय पर जरूरी है ताकि माँ और बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर न हो। तो इसके अंदर जांच क्या करेंगे आप? इसके अंदर कैसे जांच करेंगे? प्रारंभ में गर्भवती महिला की शुगर की जांच शुरू की जाती है। इसके अंदर क्या है 24 से 28 हफ्ते के अंदर, 24 से 28 हफ्ते आप ध्यान में रखेंगे। इस दौरान भी शुगर की जांच करनी चाहिए। तो गर्भवती महिला की मधुमेह की जांच कब करनी चाहिए? तो ये प्रश्न आपसे स्टाफ इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आप बताएंगे कि 24 से 28 हफ्ते के दौरान हमें शुगर की जांच करनी चाहिए। और इसका इलाज क्या देंगे? तो इलाज के अंदर आप बताएंगे डाइट नियंत्रण। सबसे पहले हम डाइट नियंत्रण का उसको सलाह देंगे। महिला को सही डाइट की सलाह दी जाती है जिससे शुगर कंट्रोल में रहे। और इंसुलिन या दवाइयां, अगर शुगर नियंत्रित नहीं हो तो इंसुलिन या अन्य दवाइयां दी जाती है। उच्च केंद्र रेफर, अगर शुगर की स्थिति बिगड़ती है तो महिला को उच्च स्तरीय अस्पताल में भेजा जाता है। तो SWC स्तर पर आपके पास जो सुविधा होती है उस सुविधा के हिसाब से आपको वहां पर अपने स्टाफ इंटरव्यू के अंदर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके अंदर प्रेफर कर देंगे, अगर शुगर की स्थिति बिगड़ती है तो महिला को उच्च स्तरीय अस्पताल में भेजा जाता है। ये आपका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH, जिसे हम PPH बोलते हैं। तो PPH क्या है और इसका प्रबंधन क्या है? ये भी आपके एरिया ऑफ कंसर्न स्टैंडर्ड 1 से आपका ये प्रश्न वहां से लिया गया है। आप चेकलिस्ट में साथ साथ मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH क्या है, इसका प्रबंधन क्या है? तो आपका जवाब होगा पोस्टमार्टम हेमोरेज, प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव है। यह 500 ml या अधिक रक्तस्राव को कहा जाता है। यानी 500 ml या अधिक रक्तस्राव का क्या मतलब है? तो हम देखते हैं गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद उसके 500 ml यानी 500 ml के जितना लिक्विड बाहर निकल जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उसे हम PPH की श्रेणी में मानते हैं।
ये 500 ml कैसे नापते हैं, तो ये आपको बहुत सी ट्रेनिंग में बताया हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 500 ml या अधिक रक्तस्राव हुआ है, तो हम उनको बताएंगे कि महिला ने जो कपड़े पहन रखे हैं तो वो कपड़े इतने गिल्ले हो गए कि उनको हम निचोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 500 ml से अधिक रक्तस्राव हुआ है। और इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जो सैनिटरी पैड उपयोग में लेती है, तो वो सैनिटरी पैड 5 या 5 से अधिक ब्लड के हो गए हैं, ब्लड के उसको बदलने पड़ गए हैं, और वो सैनिटरी पैड इतने गिल्ले होने के बाद बदले हैं कि वो निचोड़े जा सके। तो इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आती है, तो उसको भी हम 500 ml या अधिक रक्तस्राव की श्रेणी में मानेंगे। 500 ml या उससे अधिक रक्तस्राव को कहा जाता है, तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। इसके लक्षण आपको यहाँ पर देखें, लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि इसके पीपीएच है या नहीं है, तो इसके अंदर अत्यधिक रक्तस्राव के अंदर मैंने बताया 500 ml या उससे अधिक ब्लीडिंग हो जाए, कमजोरी और चक्कर आना, शारीरिक कमजोरी, तो इस प्रकार का आपको लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है वो पीपीएच का लक्षण हो। और इसके बाद आता है प्रबंधन। जैसे प्रश्न के अंदर पूछा कि पीपीएच क्या है, तो आपने बता दिया, और इसका प्रबंधन क्या है। प्रबंधन आप बताओगे कि तुरंत सहायता के अंदर महिला को त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है और तुरंत उच्च केंद्र पर भेजेंगे। अगर रक्तस्राव अधिक है तो महिला को तुरंत अस्पताल भेजेंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, सक्रिय प्रसव क्या है। सक्रिय प्रसव क्या है, यह भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न A1 से है। सक्रिय प्रसव वह अवस्था है जब गर्भाशय का मुंह लगभग 4 सेंटीमीटर या उससे अधिक खुल जाता है और संकुचन हर 10 मिनट में 3 या उससे अधिक बार आते हैं। यह प्रसव की सक्रिय अवस्था होती है जिसमें मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अंदर लक्षण क्या होंगे, संकोचन की अधिकता मैंने आपको बताया, संकोचन हर 10 मिनट में 3 या उससे अधिक बार आता है, तो इस लक्षण से आप पहचानेंगे ये सक्रिय प्रसव है। और गर्भाशय का मुंह खुलना, गर्भाशय का मुंह 4 सेंटीमीटर खुल जाए, तो ये आपका लक्षण होगा। इलाज इसके अंदर क्या देंगे, निगरानी है, महिला के संकोचन और गर्भाशय के मुंह के खुलने की निगरानी रखेंगे और प्रसव के लिए तैयारी करेंगे। महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती करेंगे। तो सक्रिय प्रसव क्या है, ये भी आपके एरिया ऑफ कंसर्न के स्टैंडर्ड 1 से आपको ये प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न आता है, लेबर के 4 चरण क्या होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लेबर के 4 चरण कौन से होते हैं। लेबर के प्रमुख 4 चरण होते हैं जिन्हें समझना लेबर प्रक्रिया को सही तरीके से समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इधर आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं, ये चारों चरण आपको मैंने चित्र के माध्यम से समझाए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला चरण। अब आप पहला चरण ध्यान से देखेंगे, यह चरण असली लेबर, जिसे हम ट्रू पेन बोलते हैं या फॉक्स पेन बोलते हैं, तो यहाँ पर आता है यह चरण असली लेबर यानी ट्रू पेन के है, यानी दर्द संकोचन की शुरुआत से लेकर के गर्भाशय ग्रीवा के पूरी तरह फैलने से 10 सेंटीमीटर तक का होता है। इस चरण में संकुचन शुरू होते हैं और गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे खुलने लगता है। समय इसके अंदर क्या लगता है, यह चरण कई घंटे से लेकर के 1 दिन तक चलता है, खासकर पहली बार जन्म देने वाली महिलाओं में। तो आपको ये बताना है पहला चरण इसके अंदर ये होगा। अब इसका दूसरा चरण आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा चरण है, यह चरण तब शुरू होता है जब गर्भाशय ग्रीवा की पूरी तरह से फैल जाती है और शिशु का जन्म होने तक चलता है। इस चरण में शिशु के जन्म के लिए मां को पूरी ताकत से पुश करना पड़ता है। समय यह चरण कुछ घंटों तक चलता है। तीसरा चरण है, यह चरण शिशु के जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला चरण आपको मैंने बताया गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुलने से लेकर के और गर्भाशय ग्रीवा का पूरा मुंह खुलने तक का पहला चरण होगा। दूसरा चरण आपको मैंने बताया गर्भाशय ग्रीवा का मुंह पूरा खुल चुका है और शिशु का जन्म होना शुरू हो गया है, यानी शिशु का हेड बाहर दिखना शुरू हो गया है, तो तब से लेकर के और शिशु के पूरे बाहर आने तक की स्थिति को हम दूसरा चरण बोलेंगे। तीसरा चरण है, यह चरण शिशु के जन्म के तुरंत बाद, जब शिशु पूरा बाहर आ गया है, उसका जन्म हो गया है, तो उस समय से लेकर के यह चरण शिशु के जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है। इसमें प्लेसेंटा अंगूठी का बाहर आना शामिल होता है। कि तीसरा चरण जो होगा वो जैसे ही शिशु पूरा जन्म होगा, शिशु पूरा बाहर आएगा, तब से लेकर के और प्लेसेंटा पूरा बाहर आने तक का समय इसके अंदर गिना जाएगा। तो इसके अंदर यह तीसरा चरण आपका होगा। तो यहाँ इस चरण के दौरान शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा और उससे जुड़े अन्य अंग भी बाहर आ जाते हैं। और इसके अंदर समय कितना लगेगा, यह आमतौर पर 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक का रहता है, और 30 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो वो आपकी हाई रिस्क की श्रेणी में आ जाती है, तो उस गर्भवती महिला को रेफर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब देखेंगे चौथा चरण। यह चरण शिशु के प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद, जैसे ही प्लेसेंटा पूरा बाहर आ चुका है तो उसके लगभग 2 घंटे तक का रहता है। इस दौरान मां की स्थिति की निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके वह स्वस्थ है और उसे कोई अन्य समस्या नहीं हो रही है। तो ये 4 चरण मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है।
आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अगला प्रश्न क्या है। अब प्रश्न नंबर 17 आपके लिए है यहाँ पर, एसएससी और पार्टोग्राफ क्या है। एसएससी और पार्टोग्राफ क्या है आपसे इस प्रकार पूछा जाए तो एसएससी का मतलब क्या है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होती है, तो इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपका जवाब होगा एसएससी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेबर के दौरान सभी आवश्यक कार्य सही समय पर किए जाएं। यह एक प्रकार का चेकलिस्ट होता है जो स्वास्थ्य कर्मियों को सही प्रक्रिया अपनाने और किसी भी लापरवाही से बचने में मदद करता है। अब आता है आगे पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो लेबर की प्रगति, मां एवं शिशु की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। यह एक चित्रात्मक चार्ट होता है जिसे स्वास्थ्य कर्मी समय समय पर भरते हैं। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। क्या जानकारी शामिल होती है देखेंगे तो यहाँ पर है गर्भाशय गिरवा का फैलाव, तो अपने पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। इसे सेंटीमीटर में मापा जाता है जो यह दर्शाता है कि गर्भाशय गिरवा कितनी खोली गई है। आगे है शिशु का हृदय गति, तो शिशु की हृदय गति आप देखते हैं यह शिशु की सेहत को दर्शाता है। अगर इसमें कोई असामान्यता होती है तो इसे फेटल डिस्ट्रेस या शिशु की सेहत की समस्या माना जाता है। आगे आता है संकुचन। पार्टोग्राफ में आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो उसके बाद संकुचन, संकुचन के अंदर गर्भाशय के संकुचन की ताकत, आवृत्ति को मापा जाता है जो लेबर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है झिल्ली का फटना। यह तब होता है जब पानी एम्नियोटिक फ्लूइड निकलता है, तो एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो उसके बाद ये झिल्ली का फटना, तो इसका भी हम पार्टोग्राफ के अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है माँ के जीवन के संकेत, जैसे रक्तचाप, नाड़ी और तापमान जो माँ की स्थिति को दर्शाते हैं। पार्टोग्राफ एक निश्चित एक्शन लाइन या अलर्ट लाइन के खिलाफ लेबर के प्रगति को दर्शाता है जिसमें स्वास्थ्य कर्मी को यह समझने में मदद मिलती है कि कब हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया एसएससी पार्टोग्राफ क्या है। तो एसएससी पार्टोग्राफ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके यह जरूर बताएंगे कि इससे पहले का वीडियो जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 9 तक का मैंने डाला है वो आपको मिला या नहीं मिला। यदि नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे लास्ट प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, लेबर के दौरान आपातकालीन संकेत और प्रबंधन क्या है। लेबर के दौरान जब डिलीवरी हो रही है उस दौरान आपातकालीन संकेत और प्रबंधन क्या है। आपातकालीन संकेत आपसे पूछेंगे और इसका प्रबंधन आप कैसे करोगे वो आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर प्रोप्लांगन लेबर, यानी प्रोप्लांगन लेबर क्या होता है, जब महिला को 24 घंटे से अधिक समय तक लेबर के दर्द हो और शिशु जन्म न हो। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और लेबर का दर्द चल रहा है परंतु अभी तक जन्म नहीं हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रसव का सामान्य समय क्या होता है। तो प्रथम प्रसव होती है, प्रथम माँ डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो इसके अंदर 12 से 18 घंटे तक का समय लगता है। तो मैंने आपको बताया ऊपर 24 घंटे से भी अधिक समय चला गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपातकालीन संकेत के अंदर चली गई है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, दूसरा या उससे अधिक प्रसव, 2 या 2 से अधिक बार उसकी डिलीवरी हुई हो पहले, तो उसके अंदर प्रसव के समय कितना समय लगता है, 8 से 12 घंटे तक का समय लगता है। अगर प्रसव उससे अधिक समय तक चले, यानी कोर्स से अधिक समय 24 घंटे या उससे ज्यादा, तो उसे प्रोप्लांगन लेबर कहा जाता है। तो ये प्रोप्लांगन लेबर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे तो इस प्रकार की आपातकालीन की स्थिति आपके सामने बन जाती है तो आप इसका प्रबंधन क्या करेंगे, आप उसका इलाज क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि रोगी को हाइड्रेट करना है और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पार्टोग्राफ का समय पर मूल्यांकन करना ताकि लेबर की प्रगति को समझा जा सके। अगर किसी भी प्रकार की असामान्य बदलाव होता है तो उसे उचित उपचार और रेफरल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखें अवरोधित लेबर। अवरोधित लेबर इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलता है तो यह स्थिति तब होती है जब गर्भाशय की संकुचन सही होते हुए भी शिशु का अवरोधित होने के कारण जन्म नहीं हो पा रहा है। तो इसका प्रबंधन आप क्या करेंगे, यह स्थिति समय रहते पहचानी जानी चाहिए ताकि शिशु और मां की सेहत को खतरे से बचाया जा सके। मां की स्थिति की निगरानी करना अगर जरूरी हो तो उसे रेफर करना होता है। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 18 तक के, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया है। ये आपकी एनक्वास चेकलिस्ट जो होती है, एरिया ऑफ कंसर्न A1 के स्टैंडर्ड 1 से आपका यह प्रश्न दिया गया है। तो ये मैंने आपको एरिया ऑफ कंसर्न की चेकलिस्ट के अनुसार प्रश्न नंबर 18 तक के मैंने आपको विस्तार से समझाया है। तो यदि अभी तक आपकी संस्था एनक्वास सर्टिफाइड नहीं हुई है जो और आपने अपनी संस्था के अंदर चेकलिस्ट के अनुसार पूरी व्यवस्थाएं कर ली है, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है सेल्फ तैयारी की।
उसके अंदर होता है स्टाफ इंटरव्यू, और स्टाफ इंटरव्यू के लिए आपको खुद को पढ़ना होता है, खुद को तैयारी करनी होती है। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इसकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्न नंबर 19 से लेकर के आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।